ही है और जो जनता की तरफ से हमें देखने को रुझान मिल रहे हैं वो ये है कि हमें इस बार मोर देन 40 सीट्स हमारी होंगी। अब है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने बयानों में काफ़ी कहा है कि बीजेपी हाथों के 2-3 पॉलिटिकल फैमिलीज के पीछे पड़ गई है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इंजीनियर रशीद साहब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा किस तरह से उनको कहते हैं उन्होंने तो पीडीपी के साथ भी आज चला गया। ये एलिगेशन नहीं है, ये ऑलरेडी पुराना हो गया है पिटिशन। सबसे पहले एलिगेशन हमारे ऊपर लगा कि बुखारी साहब जो है वो हमारी दिशा में भी हमारे साथ मिले हो। ऐसा नहीं, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का टाइम लेंगे तो टाइम तो उनको मिलेगा मिलेंगे। इलेक्शन दिए तो उन्होंने बोला सज्जन बनपति साहब, उन्होंने उनका पहले किसी और सीट से नॉमिनेशन कैंसिल होता है और उनका नॉमिनेशन फिर मेरी वाली सीट से एक्सेप्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये बोला है कौन करवा रहा है, मैं तो नहीं बोलूँगा बट सबको पता है कौन करवा रहा है। आज की डेट में भी उनका क्लियर कट, उनकी स्टेटमेंट्स में हमें क्लियर कट सुनने को मिल रहा है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो बीजेपी का। हमें बीजेपी को उनके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है उनके साथ वो जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे। Good afternoon, ladies and gentlemen. Jai Hind to one and all. I am your host Navjot Singh and you're watching the Navjot Singh Show. In this episode of this podcast series, I am going to take you to the land of temples, Jammu. And as you know, and as you understand, Jammu Kashmir is under, a very hotly contested elections. And along with the elections, you also understand that education is the foundation, is the bedrock of every civilization. And our today's guest, he has connections with both these fields. He has contributed as an eminent educationist of Jammu and Kashmir and has been active politically as well. I am pleased to welcome our today's guest, Janab Adil Manhaj ji, who is the Managing Director of Acharya Group of Institutions, who is also the National President of the Journalistic Association, as well as the spokesperson of BJP Jammu and Kashmir. Along with this, he has a list of accolades that can go on and on. So, welcome to the podcast, Adil ji. It's an honor आप आए podcast पे। तो आदिल जी बीजेपी के JNK के स्टेट स्पोक्सपर्सन भी हैं, तो राजनीतिक माहौल तो बहुत गरमाया हुआ है जम्मू कश्मीर में, कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति के गलियारों में अब एक ही चीज़ देखने को और सुनने को मिल रही है कि मोदी जी के जो काम हैं वो आज लोगों के सिर सिर चढ़ के बोल रहे हैं और लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि बीजेपी जो है ये एक देश के लिए काम करने वाली पार्टी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी। और मोदी जी की सदारत में जो JNK के अंदर जो डेवलपमेंट का एक एरा देखने को मिल रहा है हमें, आज हमारी रोड्स का जो कनेक्टिविटी वाली जो हमारा काम है, जिसमें हमारा कटरा रेल, अपना कटरा अमृतसर कटरा रेलवे जी ने बहुत बढ़िया काम किया। एक्सप्रेस वे और अमृतसर कटरा जो कॉरिडोर हमारा बन रहा है 6 लेन का रोड का, वो इतना अप्रिशिएटेबल स्टेप है हमारी गवर्नमेंट का जिसका कोई सराहनीय नहीं है। और जहाँ तक बात है हमारे आगे जो हमारा और डेवलपमेंट जो हमारी हो रही है, पुंछ रजौरी की अगर हम बात करें, डोडा बदलवा की हम बात करें, तो हमारी रोड कनेक्टिविटी जो है आज पहले से बेटर सरकार बनते हुए देखते हैं बीजेपी की आने वाली। सरकार से देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है पब्लिक का इसमें क्लियर है, सीधा सीधा ओपिनियन की आज की डेट में, जैसे मोदी साहब का श्रीनगर में प्रोग्राम हुआ, उनका कल कटरा में प्रोग्राम हुआ, तो पब्लिक ने अपना जो प्रेजेंस शो करके वहाँ पे जो प्रूफ किया, उन्होंने क्लियर कर दिया कि सरकार पर इस बार बीजेपी की जरूरत। पर अभी काफ़ी बीजेपी के अंदर भी जब नॉमिनेशन फाइल करनी थी, कुछ नेताओं में हमने देखा कि बीजेपी ऑफिस के बाहर आक्रोश भी देखा, कुछ कैंडिडेट्स को लेके कि किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी है। तो क्या इस चीज़ को थोड़ा बेहतर हैंडल किया जा सकता था? देखिए, होता ये है कि ये जो टिकट का प्रोसेस है इसमें ये चीज़ें होती हैं, जिनको टिकट मिलेगी, मैंडेट जिसको मिलेगा वो उसके अंदर एक खुशी की लहर होगी और जिसको मैंडेट नहीं मिलेगा वो निराशा में होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निराशा को बयान करते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और वही लोग जो हैं वो शोर शराबा भी करते हैं। अपोजिशन को भी एक मौका मिल जाता है हाईलाइट करने का। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं ये शो करती हैं, ये प्रूव करती हैं कि
हम कैंडिडेचर को लेके जो हमने फाइनलाइज किया, जो स्टेप हम पार्टी ने हमारी लिया, वो गलत नहीं लिया। बट जो कैंडिडेट जिसका अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है, जिसको इलेक्शन को कंटेस्ट करना ही करना है, वो उसी के नाते अगर वो फ्रेम में नहीं आया, इसका नाम फाइनलाइज नहीं हुआ, किसी तरह से वो छूट गया पैनल से, वो उसको डिसाइड करना है कि अगर इंडिपेंडेंट ही कंटेस्ट करना है तो फिर पार्टी के अगेंस्ट जो कंटेस्टिंग वो करने जा रहा है उसमें कम से कम उसको ये चीज़ को सोच के रखना है कि हम जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, जिस परिवार ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, कहीं ना कहीं उस परिवार के खिलाफ हम क्यों। पर कहीं ना कहीं जैसे कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी के, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्टी, तो उनके अंदर हर किसी के अंदर एक उम्मीद तो होती है, एस्पिरेशन होता है कि आई ऑल्सो वांट टू बी ज्वाइन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस हताशा को या जो पार्टी की मैनेजमेंट को, क्या उसको बेटर मैनेजमेंट करके ये जो बाहर चीज़ें आ जाती हैं अपोजिशन पार्टीज को भी मौका मिलता है, तो बेटर मैनेज किया जा सकता है। बेटर मैनेज हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि अब एक इंसान जब बात समझने को सुनने को तैयार नहीं है, जब उसका पहले दिन से ही वही चीज़ उसके माइंड में क्लियर है और उसका कि मैंने इलेक्शन को कंटेस्ट करना ही कर, बट और अगर मेरा नाम पैनल में आता लोगों तभी के करूँगा, नहीं आता तब। लोगों के बीच में भी जो आक्रोश थोड़ा सा आ जाता है। लोगों के बीच में रहते हैं वेव कैंडिडेट जो है वो वेव को दूसरी साइड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी अपनी वेव है और हमें अगर पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया तो हम इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल। तो जम्मू में अगर जम्मू खित्ते की बात करें, जम्मू विभाग की बात करें, तो 43 सीटें अपनी आ रही हैं। तो बीजेपी का आप कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार? देखिए हमारा 43 में से अगर हम रीज लगा के चलेंगे तो हम कोशिश हमारी यही है, और जो जनता की तरफ से हमें देखने को रुझान मिल रहे हैं वो ये है कि हमें इस बार मोर देन 40 सीट्स हमारी होगी। आउट ऑफ 40 सीट? 43, क्योंकि कश्मीर में भी इस बार हमारी सीटें, बीजेपी को कश्मीर में भी सीटें मिलेंगी, और जम्मू में तो ये तो बीजेपी का, काफ़ी एम्बिशियस सी बात है, बट जम्मू में तो बीजेपी गुड का, टू बी एम्बिशियस। जम्मू में तो बीजेपी का जो है वो बोलबाला है ही, क्योंकि काम किए हैं और आगे भी करेंगे। तो इस तरीके से सरकार थोड़ी में आने वाले थोड़ी लोग- थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं, क्योंकि 2014 में लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद गवर्नर्स रूल, एलजी रूल रहा, तो इफेक्टिवली पिछले 10 साल से बीजेपी की ही सरकार है। लोगों में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है कुछ मसलों को लेके, जैसे बिजली के मीटर्स को लेके या और भी कुछ मसलों को लेके। कुछ लोगों के अंदर रोष था बीजेपी को लेके कि जो कुछ लीडर्स हैं वो लोगों में सुनवाई नहीं होती, वो सुनते नहीं हैं। तो उस एलिगेशंस पे आप क्या कहोगे? देखिए ये सारे जो मुद्दे हैं हमने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं इस बार, और मैनिफेस्टो जो है उसमें क्लियर है हमारा बिजली, पानी, रोड, बेरोजगारी, ये जो मुद्दे हैं इन पे और ज़्यादा स्पीडली हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे इससे जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी निजात दिलाई जाए। और यूं ही सरकार में हम आते हैं 8 तारीख को, तो 8 तारीख के बाद इन्हीं चीज़ों को। बट अभी अभी भी तो आपकी सरकार थी, तो मतलब नहीं देखिए ये तो एक ऐसी बात है कि अगर सेंटर में हम हैं तो हमारे लिए ये कहा जाता है कि स्टेट में भी हम हैं, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे एलजी साहब जो है उनकी सदारत में काम हो रहा है, और वो ट्वेंटी साहब भी तो आप एलजी साहब जो है वो न्यूट्रलाइज तरीके से काम कर रहे हैं। तो जहाँ इलेक्शन तो तक सेंटर की आती तो हुई। जहाँ तक बात है डायरेक्शंस की, डायरेक्शंस जो है वो जनता के फेवर के लिए ही है। तो जनता का जहाँ पे देश हित में जो कार्य है वही एलजी साहब ने करने हैं, और जनता के फेवर में ही जनता को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही आगे बढ़ाना है, उसी के लिए काम हो। 370 हटा, काफ़ी सेलिब्रेशन हुई, लेकिन स्टेटहुड हटने का जम्मू में भी काफ़ी लोगों को काफ़ी दुख था कि लोग यूटी से स्टेट बनती है, हमारी स्टेट से यूटी बन गई, तो कब स्टेटहुड वापस आ रहा है? बस यूं ही इलेक्शंस के नतीजे आते हैं। वो भी कल भी मोदी साहब ने भी कहा कि यूं ही हम 8 तारीख के बाद सरकार बनाते हैं अपनी, तो विद इन डेज हम इसको स्टेट का दर्जा जो है वो वापस करेंगे जम्मू कश्मीर। बीजेपी के ऊपर एक ये भी एलिगेशन लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपने बयानों में काफ़ी कहा है कि बीजेपी हाथ धो के 2-3 पॉलिटिकल फैमिलीज के पीछे पड़ गई है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इंजीनियर रशीद साहब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा किस तरह से उन्होंने इंजीनियर रशीद साहब को जेल से भी बाहर लाया, कैंपेन कर पहले एमपी की इलेक्शन में लड़वाया। वो कहना है कि ये बीजेपी की ही प्रॉक्सी है, अगर इलेक्शन बीजेपी को कुछ सीटें मिल जाती हैं और रशीद साहब को भी मिलती है तो ये मिलकर सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी का वो स्टैंड कहाँ रहा? वो कहते हैं उन्होंने तो पीडीपी के साथ भी हाथ मिला लिया था। इस पे आप क्या कहेंगे? देखें ये क्या है कि अपोजिशन का इतना एक इंटरेस्टिंग मैटर है ये,
मैं थोड़ा-सा भी आपके आगे हाइलाइट करूँगा कि ये इसमें हमारे ऊपर एलिगेशन जो है, ये नया एलिगेशन नहीं है, ये ऑलरेडी पुराना हो गया है एलिगेशन। सबसे पहले एलिगेशन हमारे ऊपर लगा कि बुखारी साहब जो है वो हमारी बी हमारे साथ मिले हो। ऐसा कुछ नहीं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बीजेपी का मोदी परिवार का साहब हिस्सा से नहीं। काफ़ी बार मिलते हैं दिल्ली जाते हैं। नहीं, मिलना आप देखिए, अब कोई इंसान जो है जब वो पावर में है तो जाके पावर गैदरिंग में जाके वो ऑनरेबल प्राइम बाकी मिनिस्टर लीडर्स साहब से फ्रीक्वेंटली कश्मीर के नहीं मिलते। प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का टाइम लेंगे तो टाइम तो उनको मिलेगा मिलेगा। जब वो मिलेंगे तो वापिस आएंगे मिलके, तो हमारे लिए उनका टैग हमारे साथ जोड़ा जाएगा, तो उसका कोई ऑथेंटिक बनता नहीं है ना। रेलिवेंट इरेलीवेंट चीज़ को हम रेलिवेंट कैसे करेंगे। तो दूसरी बात जहाँ तक है, सजाद लोन जी का भी नाम हमारे साथ जुड़ा है, ये भी बीजेपी के साथ हैं। अभी रिसेंटली डीपीएपी जो है हमारी गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, उसका भी हमारे साथ जुड़ा दिया है जी, ये भी बीजेपी के साथ है। उनके थोड़े जब से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, उनके जो बीजेपी के खिलाफ जो तंज है, उनकी तो ग्रेविटी कम हो गई है। थोड़े से वो शुगर कोटेड उनके बयान आते हैं। नहीं देखिए, वो जब एक इंसान मोदी साहब ने भी बहुत तारीफ की थी जब राज्यसभा से वो अपना टेन्योर खत्म कर। फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने खुद अपना बयान दिया, वो एम्स में भी एडमिट रहे। तो उन्होंने बयान दिया कि मैं फिजिकली आई एम नॉट एबल फॉर द कंटेस्टिंग, और मैं कंपेनिंग के लिए भी मुझे डॉक्टर्स ने मना किया। तो जब इस तरीके से वो अपने ट्विटर हैंडल पे भी और ऑफिशियली भी वो बयान दे रहे हैं, तो हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो बीजेपी की टीम नहीं है, वो अपनी हेल्थ इशू की वजह से आगे नहीं हुआ, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं है। और जहाँ तक बात है इंजीनियर रशीद जी की है, अब ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगे कि बीजेपी ने इनको बाहर निकाला। हमने उनको बाहर नहीं निकाला, ना हमने अंदर डाला। उनको अंदर जो डाला वो कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट की तरफ से कोर्ट की तरफ से ही वो बाहर आए हैं। और अब जो कंपेन करने जा रहे हैं वो भी उमर साहब ने एक बड़ा ही दिलचस्प बयान दिया था कि वो 2 सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उन्होंने बोला सज्जन बरकती साहब, उन्होंने उनका पहले किसी और सीट से नॉमिनेशन कैंसिल होता है और उनका नॉमिनेशन फिर मेरी वाली सीट से एक्सेप्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये बोला है कौन करवा रहा है, मैं तो नहीं बोलूँगा, बट सबको पता है ये कौन करवा रहा है। जी, इनोर अब्दुल्ला साहब की अगर हम बात करेंगे, जब से वो एमपी की इलेक्शन हारे, उस दिन से लेके टिल द डेट, आज की डेट में भी उनका क्लियर कट, उनकी स्टेटमेंट्स में हमें क्लियर कट सुनने को मिल रहा है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो बीजेपी कर रही है। हमें बीजेपी को उनके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो रहा है उनके साथ वो जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे। अगर जनता ने उनको नकारा तो हम उनको स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ तक बात है हम उनकी 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ने की, ये डर है जो उनके अंदर है, जो सामने आ रहा है और हमें देखने को मिल रहा है। अब आने वाले दिनों में अगर वो दोनों सीटों से चुनाव हार जाते हैं, तो फिर वो ये कहेंगे ये बीजेपी ने हरवाया हमें, तो हमने क्यों हरवाना होगा। कहते ना देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो धुआं है, कहीं ना कहीं आग तो लगी होती देखिए, आग लगाने वाले भी यही हैं और धुआं उठाने वाले भी यही हैं, ठीक है ना, हमारा इस आग से कोई लेना देना है। इंतजा मुफ्ती मैदान में उतर चुकी हैं और उन्होंने बड़े ही वॉइस ये कहा भी है कि पीडीपी इज गोइंग टू बी द किंग मेकर। तो क्या आप पीडीपी से हाथ मिलाएंगे अगर थोड़ा सा फ्रैक्चर मैंडेट आता है? देखिए, बीजेपी इस बार पूरी कोशिश करेगी और हमारा चुनावी एजेंडा जो है वो भी सेट है कि हमने इस बार सरकार जो है वो इंडिपेंडेंटली बनानी है। लेकिन और आपको लगता है जहाँ तक बात है आगे, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर बाई चांस कुछ बीच में कोई फ्रैक्चर का कुछ होता है या कोई कम सीटें आती हैं, तो फिर क्या रहेगा, फिर अकॉर्डिंगली जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, ठीक है जी, उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या फाइनलाइज करते हैं, किस तरीके से आगे चलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ, ऐसे है क्या है, तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम डिसाइड होगा। मतलब आप आपके बाद डिसाइड होगा। नहीं, बट पीडीपी से हाथ दरवाजे खुले हैं या बंद? नहीं, दरवाजे इस बार बंद ही हैं, जब ये आप खुलेंगे। इंजीनियर रशीद साहब के साथ होगी साझा? नहीं, इंजीनियर रशीद साहब के साथ नहीं होगी, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, तो वो भी इसी कोशिश में है कि उन्होंने भी सरकार पर बनानी कहते है। हैं ना जब इलेक्शन के समीकरण बदलते हैं तो देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स इन दी पॉलिटिक्स। वो ये ठीक है आपकी बात, बट इसमें ये है कि 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, हमें ये उम्मीद है पूरी कि इस बार हम सरकार बनाएंगे और अपने नाम पे। पर जम्मू की कांग्रेस लीडरशिप से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी कॉन्फिडेंट हैं कि हम भी एनसीएस अलायंस में हम सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। तो आपको क्या तो अब आपको ही क्लियर हो पाएगा।
क्योंकि रिपोर्ट कार्ड आने में हमें 8 तक तो इंतज़ार करना है। 8 तक हम इंतज़ार करें, उसके बाद आगे। पर कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी को तो फाइट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मायनों पे कुछ लीडर्स के खिलाफ भी कुछ रोष है, और अदरवाइज़ भी लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे 370 के बाद ये चेंजेस आएँगे, उनको शायद उस तरह के वो रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले। हमें तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे स्टार कैंपेनर जो यहाँ आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी रैलीज हो रही है, जिस तरीके से उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कैंपेनिंग हमारी चल रही है, कोई कैंपेनिंग हमारी ऐसी नहीं है। अब जो श्रीनगर में मोदी साहब का हमारा जो प्रोग्राम हुआ, उसमें मोर देन 1 लाख पब्लिक थी। अब जो प्रोग्राम हमारा कटरा का रहा, वो भी बड़ा अच्छा काम या प्रोग्राम रहा। अब 28 को मोदी साहब दोबारा आ रहे हैं, तो हमारे पीएम साहब के आने पे 28 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें भी हमारी कोशिश है कि मोर देन 5 लाख लोगों की गैदरिंग होगी जम्मू में। तो इस तरीके से जो प्रोग्राम्स हमारे हो रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोगों का जो उसमें पार्टिसिपेशन करने का जो मेन मकसद है, वो यही है कि जो बीजेपी के आने से हमें डेवलपमेंट का जो एरा देखने को मिल रहा है, जो एक इतना हमें ब्रॉड, मतलब पूरे पर जम्मू कहीं जम्मू न कश्मीर कहीं को। कहीं न कहीं अगर हम देखें तो मोदी मैजिक कहीं न कहीं थोड़ा कम होता दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार 303 सीटें आई थी, उम्मीद इस बार 404 की गई थी, बट 240 पे ही बीजेपी सिमट गई और अलायंस के साथ सरकार बनानी पड़ी। तो कहीं न कहीं लोगों, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ऑफ कोर्स बीजेपी ये इस बात पे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट कहीं न कहीं जो उनका थोड़ा सी उनकी आवाज़ में दम आया है, 99 सीट्स पे ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए हैं। देखिए, ये तो इंडिया अलायंस इतना बड़ा अलायंस है कि जिस अलायंस को अगर हम, मतलब मैं ये कहूँ कि अगर ले से शुरू करेंगे तो वो कन्याकुमारी तक जाके, तो ये अच्छी बात है, तो पूरे ये देश को इतना साथ लेके इतना चलना। बड़ा अलायंस जो इन्होंने किया, ये अलायंस जो है, ये पहले भी हुआ, 2014 में भी हुआ, उसके बाद 2019 में। तो ये जो अलायंस है, ये हमें देखने को जो मिला, इस अलायंस का ये कमाल राहुल गांधी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, ये कमाल जो हुआ देखने को हमें मिला, ये हुआ ड्यू टू अलायंस। वो अलायंस की वजह से हुआ। अदरवाइज बीजेपी का जो रिकॉर्ड था, जो कोशिश थी, वो इस बार यही था हमारा कि हमने इस बार मोर देन 300 प्लस हमने जाना है। तो 300 प्लस की बजाय हम जो इस बार जो हमने आंकड़े जो हमें देखने को मिले, तो हम लोग यही उम्मीद लगाएंगे कि जो नेक्स्ट इलेक्शन अब होगी, उसके लिए भी हम और ज़्यादा तैयारी करें, और ज़्यादा काम करें, ताकि आने वाले दिनों में दोबारा से हमें एक मैजिक जो है, इसको मोदी मैजिक नाम दिया जाए, तो वो हमें देखने को आपकी एक और राजनेता हैं, मंडी से इलेक्शन जीती हैं वो, लोकसभा की सांसद हैं, कंगना रनावत जी। उनके अक्सर अलग तरह के बयान आते रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने किसानों की प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बयान दिए थे, बांग्लादेश के साथ कंपेयर किया था, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक मेमोरेंडम, एक लेटर इशू करके अपने आप को डिसोशिएट किया था उनके बयानों से। तो क्यों लगता है वो इस तरह के बयान क्यों देती हैं? देखिए, एक तो उनके बयानों में क्या होता है कि उनका जैसे कोई बयान आता है, वो बयान आने के बाद जब वायरल में जो क्लिपिंग वायरल होती है, जब उस क्लिपिंग को हम एनालाइज करेंगे, उसमें हमेशा से उस क्लिपिंग में जोड़ तोड़ हमें देखने को मिलता है। वो तो सबके साथ होता है। हाँ, उसमें जोड़ तोड़ हमें देखने को नहीं, मिलता वो है। चंद्रा जी उसमें के क्या साथ रहता है, खासतौर पे उसमें क्या रहता है कि उसमें सबसे मेन चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, वो यही देखने को मिलती है, जिसमें हमारे बीजेपी के सोशल मीडिया सेल्स भी हमारा काम करता है, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि हमें उसमें अपोजिशन की तरफ से जो एक वायरल वीडियो जो सामने आ जाता है, जिस वीडियो को लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा देखा जाता है कि जिसको हम एक वायरल वीडियो कंसिडर करेंगे, उस वीडियो का जो कंसेप्ट है, जो थॉट है, वो लोगों के माइंड में आ जाता है कि कंगना जी ने ही ये सब कुछ किया। बट बयानबाजी थोड़ी सी होती है, एक चींटी की तरह होती है, उसको एक हाथी का पर बीजेपी ने डिसोशिएट तो किया खुद को। लाठी आ गई। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने आपको वही बताया ना कि काम होता है चींटी के जितना, और उसको दिखाया जाता है हाथी के। पर वो अक्सर जब राजनीति में नहीं थी, तब भी वो कभी किसी अभिनेता के खिलाफ, किसी निर्देशक के खिलाफ कुछ ना कुछ टिप्पणी वो करती रहती थी। तो मैं भी उनके स्वभाव में। उन्हें भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ हमें सुनने को या देखने को मिली, तो वही। और जम्मू कश्मीर की तरफ वापस आते हुए, जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री आप किसको दें? कि जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होगा, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा, ये चेहरा हमें जैसे हमें सेंटर से निर्देश आएगा, तो हमारा
जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी है, ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही फाइनलाइज होगा कि हमारा सीएम का कैंडिडेट हमारा होगा। पर बीजेपी एक अक्सर बोलती है कि हम एक कैंडिडेट के चेहरे के साथ मैदान में जाते हैं। जम्मू कश्मीर में वैसे इस बार जम्मू कश्मीर की जो इलेक्शन होने जा रही है, इसका सबसे बड़ा चेहरा है डेवलपमेंट, मुद्दा है डेवलपमेंट। ये तो एक डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं है, इसमें सबसे मेन चीज़ हमारा जो हमने जो काम किए यहाँ, उस काम के ऊपर ही हम चुनाव लड़ पर रहे उस हैं। डेवलपमेंट का एक चेहरा मोदी जी तो है, मोदी जी तो है, मोदी जी तो प्रधानमंत्री, लेकिन स्टेट उसमें- में भी कोई उस चेहरे उस डेवलपमेंट के झंडे को फ्लैग को आगे लेके जाने नहीं, ये बीजेपी का जो प्रोसेस रहता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलना है हमने, तो हमारा इसमें कार्यकारिणी की जब तक बैठक नहीं होगी, बैठक के बाद ही हमें पता चलेगा। चुनाव यूं ही हम लड़के जीत के सामने आते हैं, उसके बाद बैठक होगी, बैठक के बाद फिर हमें पता चलेगा मतलब हमें दशा में बीच पता चलेंगे कि अब हमारा सीएम कैंडिडेट कौन है। उम्मीद है आप जो उम्मीद कर रहे हैं आपकी उम्मीद सफल हो। पर इस बार जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कांटे की टक्कर होने वाली जम्मू कश्मीर में, और सबसे फेयरली फॉर्ड इलेक्शन में से हैं। 10 साल के बाद लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद है जो भी पार्टी इस इलेक्शन में जीत के उभर के आए, एक अच्छा गवर्नेंस जम्मू कश्मीर की जनता को दे, और एक जो मायूसी सी छा जाती है, मतलब 370 के बाद भी कुछ चेंजेस आए, लेकिन फिर भी एक एक एस्टैब्लिश जो गवर्नमेंट है उसका ना होने की वजह से लोगों के पास अपने नुमाइंदे चुने हुए नहीं थे। तो वो एक जो खालीपन था, वॉइड था, यकीनन वो फिल होगा। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप डेमोक्रेसी विंस, whoever wins the elections, let's hope the democracy wins। कि बचपन से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये एजुकेशनिस्ट बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने आज अपना भी टाइम निकाला कीमती, और हमें मौका दिया आपके चैनल पे आने का। और जहाँ तक बात है बचपन की, तो बचपन आपको पता है, बचपन की यादें कभी भूल नहीं सकते। बचपन का वो वक्त कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो बचपन की शुरुआत हुई हमारी भोंगनासा, एक टाउन है तालाब तिल्लो से 7 किलोमीटर आगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई बचपन की। बड़ा अच्छा बचपन रहा। तो बचपन में स्कूलिंग में हमारा जो था, मैं डीवीएन से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद मैं क्रिश्चियन स्कूल में चला गया, कॉन्वेंट में। तो स्कूलिंग वहाँ से रही। फिर उसके बाद बीएससी आईटी किया मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने एमएलबी किया। तो इस तरीके से मेरा स्कूलिंग का रहा, कॉलेज का रहा। तो ये फैमिली ट्रेडिशन था एजुकेशन सिस्टम से, या आपने जैसे जनरली हम जैसे आपने आईटीआई किया, लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिसिन में जाते हैं, अलग अलग फील्ड में जाते हैं, जैसे आपने लॉ भी किया है, तो ये एजुकेशनिस्ट और ये इंस्टीट्यूशंस आपने जो सेटअप किए, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन भी सेटअप किया आपने, और आईटीआई में भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? यानी फैमिली बिजनेस की जहाँ तक बात है, हमारा फैमिली बिजनेस जो है, बेसिकली हम लोग अपना एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपने एरिया की लैंडलॉर्ड फैमिली है, बिगेस्ट लैंडलॉर्ड फैमिली है। तो आज भी हमारी जो फैमिली है उसका पूरे मड ब्लॉक में एक नाम है, सबसे बड़ा नाम है। तो इसमें हमारा राइस मिल, हमारी वहाँ पे आइस फैक्ट्री, हमारा कोल्ड स्टोर, हमारा इसमें मतलब इस तरीके का जो काम था हमारा, वो फैमिली बिजनेस हमारा ये। तो इसके अलावा एजुकेशन लाइन में जो आने का रहा मेरा सिलसिला, वो 2008 से एजुकेशन लाइन में हम आए। एजुकेशन लाइन में हमने स्टार्टअप किया ईटीपी कॉलेज से। ईटीपी कॉलेज को 4 साल हमने रन किया। इसके साथ साथ फिर हमने बीएड में भी आई, बीएड भी हमने चलाया सिकाला कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से। फिर उसके बाद बीएससी आईटी करते करते मेरे दिमाग में ये चीज़ थी स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, कि हम लोगों ने कुछ अलग से करना, कुछ ऐसा करना है, कोई ऐसी इनोवेशन मतलब अपने अंदर जो है उसको लोगों के लिए, ख़ास तौर पे हमारे यूथ के लिए हम कुछ नया कर पाए, कुछ ऐसा कर पाए जिसमें एक एग्जाम्पलरी चीज़ जो है वो सामने आई। तो हम लोगों ने डिसाइड किया फैमिली में बैठ के, मेरे फादर साहब पुरुषोत्तम अमित मना जी, तो उनके साथ बैठ के हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एजुकेशन लाइन में और ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करना है। और एजुकेशन लाइन में आने का जो हमारा बेसिक मकसद है, जो हमारा एजेंडा है, वो है कि एजुकेशन लाइन में जो करप्ट सिस्टम जो अपना जिसका हमारी जो जनरेशन थी वो शिकार हो रही थी, आज बड़े हद तक उसमें रिलीफ मिली है। तो एक जो यहाँ पे कल्चर था पूरे जम्मू कश्मीर में, मैं ये कहूँगा कि पूरे इंडिया में
एक डोनेशन कल्चर जो था कॉलेजेस में, उसको हमने ख़त्म करने के लिए, उसको हमने कैटेगराइज करने के लिए हमने एजुकेशन सेक्टर में हमने एंट्री की। तो हमने 2012 में आचार्य श्रीचंद्र इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को स्टार्ट किया, गोंगनासा में, वार्ड नंबर 1 में। फिर उसके साथ साथ हमने 2014 में आचार्य श्रीचंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज को हमने स्टार्टअप किया, और 2014 से सफ़र हमारा जो है वो पूरे तरीके से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने ITI इधर स्टार्ट किया। तो तो बेसिकली आपने पूरा एजुकेशनल सिस्टम में डिफरेंट जॉनर्स को आपने कवर किया। बेसिकली हमारा ये था अपना कि हमने एक कॉलेज मतलब एक कॉलेज system ये जो है, सिस्टम बना वो होना चाहिए, जिसमें हमारा स्कूलिंग का जो पैटर्न था वो था हमारा 9 से लेके अप टू 12th, 9, 10, 11, 12। उसके बाद आ गया कॉलेज। पॉलिटेक्निक का कॉलेज। फिर उसके बाद आगे बच्चों को पॉलिटेक्निक के साथ साथ ITI की भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। ITIs में जो डिफरेंट ट्रेड होते हैं, उसमें बच्चे जो है ITI में अपने आप को स्किल करें। स्किल करने के पीछे मकसद ये रहता है कि बच्चों को एक ईजीएस्ट, एक शॉर्टेस्ट वे मिल जाता है अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का। तो थोड़े से टाइम में बच्चा जो है वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना लेता है। तो उसके बाद फिर बच्चा जो आगे अपनी स्टडी वाइज जो है वो आगे फिर इंजीनियरिंग को करते हुए कंप्लीट, तो आगे वो चला जाता है PG की साइड। तो हमने अपना जो रहा हमारा प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम्स हमने रन किए, इसमें हमने आचार्य श्रीचंद्र इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, आचार्य श्रीचंद्र हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर इसमें हमारा पैरामेडिकल कॉलेज था, इसमें हमारा डिग्री कॉलेज था। तो इस तरीके से बच्चों को तो हमने देखिए, कोई भी इस तरह का, हम सबकी नोबल इंटेंशन तो हमारी होती हैं, बट इस तरह के वेंचर शुरू करने में काफ़ी रुकावटें भी आती हैं। जी कई लोग आपको डिस्करेज करेंगे कि ये कैसा काम उठा लिया, कैसे होगा। तो उस तरह का कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम जो आपने फेस की हो, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर को, हर स्टार्टअप फाउंडर को ये प्रॉब्लम फेस जरूर करनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसा ऐसा रहता है। इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा कि इसमें सबसे पहली जो रुकावट हमारी रहती है वो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रहती है। उनकी तरफ से ये सजेशंस हमें सुनने को मिलते हैं कि आप इस सेक्टर में आ रहे हैं, एजुकेशन लाइन में आ रहे हैं, इसकी बजाय कोई और सेक्टर आप चूज़ करें। राइट। तो मतलब जिसकी जितनी सोच है वो उतनी बात करता है और उतनी राय हमें देता है। तो हमने अपना विज़न जो है उसके अकॉर्डिंगली चलते हुए, हमारा विज़न पहले दिन से क्लियर था कि हमने शिक्षा के माध्यम से अपने लोकल ब्लॉक को, सबसे पहले जिस एरिया में हम अपना पूरा कैंपस जो है आचार्य श्रीचंद्र ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के नाम से हम जो कैंपस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये था हमारा पहले दिन से कि हम इस एरिया को ग्रूमिंग में इतना ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि ओवरऑल एक डेवलपमेंट का एरा जो है वो एरिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा पूरा जम्मू इसका बेनिफिट ले, फिर हमारा कश्मीर इसका बेनिफिट ले, फिर हम लेह लद्दाख तक हम इसको टच करें। तो हमें ये खुशी भी हुई, हमने 2014 में जब स्टार्ट किया, हमारे पास जम्मू कश्मीर की कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं थी जिस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा हमारे पास कॉलेज में नहीं आया। लेह लद्दाख तक हमारा जो बच्चे जो हैं वो हमारे पास आए, हमारे पास रहे, आपके PGs में रहे, हॉस्टल्स में रहे, और उन्होंने आगे डिप्लोमा किए, डिग्रीज की, अपने आप को स्किल डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने अपने आप को आगे लेके किए। तो ITI में जितना हम लोगों ने काम किया, डायरेक्टली टेक्निकल एजुकेशन हो या हमारा स्किल बोर्ड, JNK स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो। और की बात की, जैसे हम देखते हैं कि भारत एक युवा देश है, हमारा 65% जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये विजन है कि 2047 को तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है, और उसमें युवा की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्किल इंडिया मिशन में अप स्किलिंग करते हैं, री स्किलिंग करते हैं। अब AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, चैट GPT का ज़माना है। इस ज़माने में बच्चों को किस तरह से अपने आप को स्किल अप करने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर का यूथ, जैसे आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर के यूथ को आप कहाँ पाते हैं इस कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में? देखिए, जम्मू कश्मीर की जहाँ तक बात है ना, हमारी जो टोपोग्राफी है जम्मू कश्मीर की, ये इसमें क्या है कि जो हमारा जम्मू और कश्मीर का जो हमारा सिटी का पार्ट है, ये अवेयर है, इनमें अवेयरनेस की कमी नहीं है। बट जो हमारे हाई रीचेज हैं, दिल्ली ट्रेन जो एरियाज हैं हमारे, वहाँ पे हमें आज भी, हम लोगों ने 2014 में जब सफ़र स्टार्ट किया अपना पूरी तरह से, तो हमने 2015 से अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी। हमने अवेयरनेस कैंपेनिंग के थ्रू हमने सारे एरियाज़ को अपने रीच करने की, टच करने की हमने कोशिश की, जिसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। कठुआ में हमने बनी, बिलावर, बसोली, हीरानगर, हमने दयाला चक। तो इन इलाकों के बच्चों के मतलब जो
क्या कहते हैं यूनिक प्रॉब्लम्स किस तरह की है, क्या इनको अवेयरनेस की कमी होती है, और उसको हम ब्रिज करने के लिए, फॉर एग्जांपल जम्मू सिटी में जो बच्चा पढ़ रहा है अच्छे अच्छे स्कूलों में, बनी बसोदी हो गया या रजौरी पुंछ के जो 5 एरिया से पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ पे कोई एक प्राइमरी स्कूल होगा, बच्चे पहुँच भी नहीं पाएंगे और टीचर भी नहीं ढंग से पहुँच पाएगा। रहबर तालीम की स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, उससे उसी इलाके के बच्चे पढ़ के वहीं पे टीचर लग जाते थे। तो किस तरह की एक आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए हैं? नहीं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं बेसिकली स्कीम्स में कोई कमी नहीं रही, स्कीम्स बड़े अच्छे तरीके से लॉन्चिंग हुई स्कीम्स की, बट ऑन ग्राउंड हर किसी तक ये स्कीम जो है ये पहुंचाई जाए, इस स्कीम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं लैप्सेस थे। इम्प्लीमेंटेशन में इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क रहा, क्योंकि प्रॉपर जो हमारी, मैंने जैसे बताया कि प्रॉपर अवेयरनेस जो है, जब हम अवेयरनेस ही कर नहीं पाएंगे पूरी तरह से, हम एक कैंडिडेट को पूरी तरह से हम अवेयर नहीं कर पाएंगे कि भाई ये जो फैसिलिटी है इसको आपने अवेयर कैसे करना है, किस तरीके से आपने इसको क्लेम करना है, क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है, तब उसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो हाउ इज़ इट इज़ पॉसिबल कि वो उसको अचीव करे। एक और अक्सर जो सवाल उठता है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट किया था 12th के बाद, कि आपको 12th के बाद भी एग्ज़ाम दे के आप अपनी ग्रेजुएशन कहाँ पे चूज कर लो। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ एनालिस्ट ने बोला है कि फिर 12th करने का क्या फ़ायदा है, कुछ इस तरह के बयान जम्मू कश्मीर के भी कुछ लीडर्स के आए हैं, तो उस पर आपका क्या? आई थिंक ये एक एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट है, और इसमें हम लोग ये कहेंगे कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, या ऑलरेडी ये चीज़ें जो है, जैसे AIEEE है हमारा AIEEE के साथ हमारा IIT है, हमारा एम्स है, IIM है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ऑल these things are competitive in the way these are things are belong to the competitive sense। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी एक competitive sense को हमारे सामने रख रही हैं, और हमें कंपटीशन में आने के लिए, हमें अपने आप को कैरियर वाइज इस्टेब्लिश करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए कहीं ना कहीं इस दायरे से ही हो सके। कहीं ना कहीं जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती है, तो वो उतने अच्छे तरीके से compete नहीं कर पाते हैं। तो सरकार जैसे कुछ स्कॉलरशिप्स भी देती है कुछ एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए बच्चों को, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए, या कुछ तरह की स्कीम है। तो ऐसी स्कीमों को जैसे आपने कहा इम्प्लीमेंटेशन की, तो वो गैप्स तो कहीं ना कहीं लग तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी स्कीम जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च हुई, आज भी वो स्कीम इतनी सक्सेसफुल तरीके से चल रही है, PM-SSS की, प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम ओनली फॉर JNT स्टूडेंट्स। तो ये जो स्कीम है इसका बेनिफिट जो है आज पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं, जो लखनपुर से ऑनवर्ड्स अप टू कन्याकुमारी तक बच्चे जा रहे हैं, और बच्चे वहाँ पे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, और उनको बड़े मतलब इंडिया के जो बड़े बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जाने का मौका मिल रहा है, वहाँ पे जाके अपनी शिक्षा को हासिल करने का मौका मिल रहा है, अपने आप को कैरियर वाइज इस्टेब्लिश करने का मौका मिल रहा है। तो ये जो स्कीम्स हैं जिसमें इतनी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप जो है इतने बड़े अमाउंट में दी जा रही है, मतलब मैं ये बताऊंगा कि 2 लाख तक आपको स्कॉलरशिप जो है उसका क्राइटेरिया है 1 लाख to 2 लाख। तो इतनी स्कॉलरशिप जब एक बच्चे को मिलेगी, तो जिसमें बच्चे का कॉलेज का, बच्चे का लॉजिंग, बोर्डिंग, हॉस्टल, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो निकल जाते हैं, तो बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा ग्रोम करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहने से जम्मू कश्मीर का जो विज़न है वो जम्मू कश्मीर का विज़न जो है वो जम्मू कश्मीर तक सीमित है। लेकिन जो बच्चा बाहर जाएगा, बाहर जाके जो एक्सपोजर उसको मिलेगा, और वो जब जम्मू में वापस आएगा तो एक ब्रॉड एक्सपीरियंस, एक ब्रॉड एक्सपोजर को लेके वो वापस आए। तो ये जो स्कीम्स हैं ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये चलाई जा रही हैं, जिसमें बच्चे जम्मू कश्मीर के आज बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रहे हैं, और हर साल 70,000 to 1 लाख स्टूडेंट जो है हमारा, जो 12th करके अपीयर होके सामने आता है, आज उसमें से हाफ जो बच्चा है हमारा 1/4, जिसमें अपोजिशन ने ये कहा था शुरू में कि कुछ बच्चे, चंद बच्चे जो हैं भी बाहर जा रहे हैं सिलेक्टेड, ऐसा नहीं है, कोई सिलेक्टेड नहीं है। हाँ, ये है सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, मेरिट बनता है, कट ऑफ होता है, तो इस तरीके से बच्चे को बाहर जाना होता है। लेकिन आज मोर देन 1/4, हाफ, नियर अबाउट हाफ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे 40-50,000 स्टूडेंट जो है वो अनबाच। मतलब युवा में आदिल जी एक जो रोष की भावना है, एक तो अपनी स्कीम को लेके है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा कंडी इलाका है, ये हमारा इलाका है, और यहाँ पे जनरली जो नौजवान हैं फौज में जाते हैं, और एक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है उनकी फैमिलीज़ को, कि एक बच्चा जाएगा फौज में, घर के हालात सुधरते हैं, पैसा भी आता है, और जीने का एक लाइफस्टाइल भी बदल सकता है।
अब वो उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं टूटती हुई उनको दिख रही। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए अग्निवीर स्कीम जो है इसको लेके ना पहली बात ये भी ऑपोजिशन ने बड़ा ज़्यादा प्रोपेगेंडा इसमें चलाया और अग्निवीर स्कीम की अगर हम बात करेंगे ये इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया स्कीम है जिसमें बच्चे को 4 साल में एक अपने कैरियर को अपने आप को प्रूव करने के लिए और कैरियर वाइज इस्टेब्लिश करने के लिए एक शॉर्ट टेन्योर का जो स्पैम जो मिल रहा है उसमें बच्चा अपने आप को प्रूव कर पाएगा कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। और अग्निवीर में जो ये 4 साल का क्राइटेरिया जो फिक्सेशन की हुई है जिसकी ये 4 साल की फिक्सेशन के बाद बच्चा अपने आप को परमानेंटली आर्मी में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। पर उसके लिए प्रोविजन भी है सिर्फ 25% ही करें उसके लिए। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट वो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर ने भी ये मेंशन किया कि अगर जरूरत होगी तो हम इसको रिव्यू भी अमेंडमेंट करेंगे इसमें वापस भी ले आने वाले दिनों में आने वाले वापस भी टाइम ले में सकते अमेंडमेंट भी नहीं अमेंडमेंट होगी इस पे और इसमें जो 25% का जो है क्राइटेरिया उसको बढ़ाया जाएगा और वो 4 से में भी बढ़ाते 7 या 8 डेफिनेटली यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की भी होती है 10 साल की होती है। तो क्योंकि 22 साल का बच्चा जब बाहर आएगा तो उसको नौकरी कहाँ ढूंढेगा फिर सही तो कुछ तो इस चीज़ में है। और जम्मू कश्मीर में जैसे रोजगार को की अगर हम और बात करें तो कुछ स्कैम जो है पीछे SI को लेके कुछ स्कैम जो है और रिक्रूटमेंट्स में भी स्कैम्स के अलावा बहुत डिले होता है। फॉर्म्स निकलते हैं, बच्चों को एक टाइमलाइन पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, कब जॉब लगेगी और घर की फाइनेंशियल सिचुएशन बच्चों की सही नहीं होती है। तो इस मसले को दूर करने के लिए आपका क्या सुझाव है? मतलब तो देखिए सिस्टम में सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे ना कमी आ रही है हमारे सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर कमी कैसे आ रही है कि यहाँ पे ना दोनों चीज़ों को हम एट ए टाइम साथ लेके चल रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं ऑनलाइन मोड पे अगर हमने चलना है तो हमें ऑफलाइन को छोड़ दें। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें जम्मू कश्मीर में ये चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पे ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड को भी चलाया जा रहा है। जो फाइल हमने ऑनलाइन सबमिट करनी है पोर्टल के ऊपर सबमिट करने के बाद उसी सेम फाइल को हमने ऑफिस के अंदर एज ए हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है। डुप्लीकेशन तो बिल्कुल तो जब ये चीज़ें होंगी डिले तो होगा। तो इन चीज़ों से मतलब हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ को अपने आप को अपने मेंटल लेवल को हमें इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि आज हम ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड की तरफ बढ़ चुके हैं तो हमें ऑफलाइन मोड को छोड़ें और ऑनलाइन मोड की और हम पूरी तरह से आगे चलें। जिसमें हमें रिजल्ट्स जो है वो स्पीडली देखने को JNK के एजुकेशन सेक्टर को आने वाले 10-15 साल में आप कहाँ ये तो हाई रीचिस पे होगा। और जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने अभी बताया कि जम्मू कश्मीर का बच्चा जो आज बाहर जा रहा है ये बच्चा जब लौट के वापस आएगा तो जम्मू कश्मीर के लिए ये बच्चा वो काम करके बताएगा जैसे अभी चिनाब का हमारा जो अपना रेलवे ब्रिज जो वर्ल्ड हाईएस्ट बिल्कुल। तो इस तरीके से तो ये क्रिएशन होने जा रही है। ये क्रिएशंस हमारे ही लोकेलिटी से हमारे ही आप मतलब भाई बिरादरी से लोग बच्चे जो हैं ये जब वापस आएंगे तो ये क्रिएशंस इससे बड़ी क्रिएशंस हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच आदित्य। थैंक यू। तो ये थे आदिल मनाज जी, बीजेपी के स्टेट स्पोक्सपर्सन एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। He shared his views about what is the religious dynamics in the very quickly evolving paradigms that are evolving in Jammu and Kashmir, and along with that he also shared his vision for the education and how it can grow in the state of Jammu and Kashmir. This is your host for the show, Navjot Singh, signing off. We'll see you with the next episode with another eminent personality. Until then, thank you so much. Jai Hind to one and all.